बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा देखने में खतरनाक है, वैसे कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा रिएक्शंस कह लीजिए या एक्स्ट्रा टॉपिक्स कह लीजिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या बताई जा रही है, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, नीड टू बी डिस्कस्ड। और वो क्या है ये मैंने ग्लूकोज बना दिया शॉर्ट में, अल्फा बीटा अब भूल रही हूँ मैं। इसके अंदर अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है। मैंने ओपन चेन बनाया, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर पता है, कुछ भी रिएक्शंस में अब मेरे को हेडेक नहीं लेना कि मैं साइक्लिक बनाऊं, वो आपको हेडेक लेना है। तो मैंने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया और उसको एक कंपाउंड दिया। अगेन ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का रिएक्शन उठाया है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है, तो वो रिएक्शन यहाँ टकराएंगे। ये जो अगर आप देखो तो एक रिएजेंट है, याद कराऊं आपको, NH2 कहलाता है हाइड्राजीन, राइट। NH3 क्या होता है बच्चों, अमोनिया। NH2 के साथ R लग जाए तो क्या होता है, अमीन्स। और NH2 के साथ NH2 लग जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्राजीन। अब अगर हाइड्राजीन के एक H को, अब ये देखिए, दिस इज हाइड्राजीन, इसके एक H की जगह फिनाइल ग्रुप लगा दूं, यही किया मैंने, हाइड्राजीन के एक H की जगह फिनाइल ग्रुप लगाया, तो ये क्या बन गया, इट इज फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन को अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन, ये आपका एनसीईआरटी का रिएक्शन आएगा अगले लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में, वहां पे आप देखेंगे हर एल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्राजीन का आंख बंद करके एक ही रिएक्शन होता है, और वो O और H2 मिलके क्या बन जाते हैं, वाटर, वाटर निकला। और अगर आप देखें तो मैंने यही बनाया है, डबल बॉन्ड O हटा के, H2 हटा के, यहां पर मेरे पास हाइड्राजीन एज इट इज लग गया। और इस कंपाउंड को कहते हैं, जो भी आपने लिया सबस्ट्रेट, ग्लूकोज का हाइड्राजोन। ग्लूकोज का रिएक्शन अगर आप हाइड्राजीन के साथ कराते हैं तो उससे बनता है ग्लूकोज का हाइड्राजोन। तो अब ये आपके पास जो ग्लूकोज का हाइड्राजोन बन के आया, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया वाई इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको। ये एल्डिहाइड कीटोन के उसमें भी आ जाएगा, अमीन्स में भी शायद आ जाए। एक और मॉलिक्यूल खर्च होगा साथ के साथ, एक और मॉलिक्यूल किसको टारगेट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में बना देगा। जस्ट हैव अ लुक क्या किया है। जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था वो तो ब्लॉक हो गया, हाइड्राजोन बन गया। एक और मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन का आता है, और ये फिनाइल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल दूसरे नंबर पर जो एक OH था उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में, ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड तीसरा फिर एक और आया हाइड्राजीन, मतलब हाइड्राजीन के एक के बाद मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व अगर आप करते हो, इतना हाइड्राजीन देते हो तो आगे तक जा रहे हैं हम, और हमने दिया तो उससे क्या होगा, फिर कीटोन का O और हाइड्राजीन का H2 मिलके फिर से एक और हाइड्राजोन बना लेंगे। तो इस पूरे रिएक्शन में अगर आप देखें तो आपको दो दो हाइड्राजोन मिले। अब दो दो हाइड्राजोन मिले तो इसको तो कुछ इंटरेस्टिंग नाम देना पड़ेगा, ऐसे कैसे मैं दो दो हाइड्राजोन बोलूं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पीशीज फॉर्म्ड, इसको कहते हैं ओसाजोन। अगर इतना रिएक्शन सुना हो और जो लोग लिख रहे हैं तो मेरी कोशिश भी थी मैं धीरे धीरे बोलूं। ओसाजोन ग्लूकोज का बनाने में कितने मोल्स हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन के लगे, 3। पहले से क्या हुआ, पहले से तो एल्डिहाइड वाले का हाइड्राजोन बना, दूसरे मोल से क्या हुआ, जो सेकंड नंबर का कार्बन था उसका OH ऑक्सीडाइज होकर किस में गया, कीटोन में। तीसरे वाले ने क्या किया, कीटोन का भी ओसाजोन बनाया। वाई ओसाजोन इज माई इंटरेस्ट नाउ, बिकॉज ओसाजोन के स्ट्रक्चर्स आर हाईली कलर्ड, और कलर्ड स्ट्रक्चर्स को हमने हमेशा इंटरेस्ट से पढ़ा है, उसको कई बार टेस्ट, कई बार डिस्टिंग्विश, कई ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया है। ये इतना अच्छा कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो एक ओसाजोन बनने में क्या लगा मेरे को, 3 मोल ऑफ हाइड्राजीन। अब आपकी साइड आता है क्वेश्चन, और सोच के जवाब देंगे। मैंने लिया ग्लूकोज एक टेस्ट ट्यूब में, और मैंने लिया फ्रक्टोज दूसरी टेस्ट ट्यूब में। क्या दोनों के ओसाजोन के कलर में कोई फर्क होगा? कलर मैं नहीं पूछ रही, होगा तो फिर बताऊंगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इमेजिन करिए, मैं पूरी स्लाइड दोबारा ला देती हूँ आपके पास। ये रहा ग्लूकोज, ऐसे ही यहाँ पे मैं रख देती फ्रक्टोज।
सोचिए क्या होगा। फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। कीटोन का सबसे पहले क्या बनता? हाइड्राजोन। फिर एक और मोल आप हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन का देते, तो उसके जिसने सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया वो प्राइमरी को कहीं छोड़ेगा। तो पहले कार्बन का जो OH था वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और फिर उसको तीसरा मोल आप दोगे तो उसका भी क्या बन जाएगा? हाइड्राजोन। यानी कैन आई से सम स्टेटमेंट, इफ समबडी आस्क मी दिस स्टेटमेंट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के तो सेम ही ओसाजोन मिलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज अभी अभी आप टेस्ट देके हटे हो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में फर्क क्या था? मैं साइक्लिक की बात नहीं कर रही, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओपन चेन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, इसने साइकिल तोड़ के ओपन चेन बना ली। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज फ्रक्टोज का देखूं तो फर्क C1 C2 पे ही था, बाकी तो सारा सेम था। एक में C2 पे कीटोन था और एक में C1 पे एल्डिहाइड था। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ओसाजोन बनाएंगे तो आपको सेम मिलने वाले हैं। आज बुकलेट अपलोड हुई है और अगली क्लास में आपको बुकलेट मिलेगी, उसमें ओसाजोन फॉर्मेशन पे पूरा दिया हुआ होगा, तो आप इत्मीनान से उसमें पढ़िएगा भी कि क्या है। पूरा पैराग्राफ लिखा होगा, ये रिएक्शन लिखा होगा, जो और इम्पोर्टेंट ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लिखी होंगी। लगभग सब बता दी मैंने। यानी कि सारे मोनोसैकेराइड्स जिनकी C3, C4, C5 पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, उनके सबके ओसाजोन सेम होंगे। अब पास्ट ईयर में एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा जो याद आता है, वन ऑफ द स्टेटमेंट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में 4 स्टेटमेंट्स और आपको उस पर कमेंट करना है कौन सी सही कौन सी गलत, या जो भी पूछा है, हाउ मेनी आर करेक्ट। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ फॉर्म सेम ओसाजोन, यस इट इज करेक्ट। तो एक इस लाइन के लिए ये आपको पता होना जरूरी है, ओसाजोन होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। क्लियर हो गया सबको? परसों या कल, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अनाउंसमेंट सेक्शन में ग्लूकोज के 16 के 16 स्टीरियो आइसोमर्स की फ़ोटो शेयर की है, और ऐप पे भी की है, व्हाट्सएप चैनल पे भी की है, कि कोई किसी को भी फॉलो कर रहा होगा तो बच्चे के पास पहुंच जाए। 16 के 16 आइसोमर्स, जिसमें थ्रियोज, इराइथ्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, वो सारे आएंगे। उसकी एक दो की झलक मैं आज ज़रूर दिखाऊंगी आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रक्टोज के आइसोमर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज के 16 आइसोमर मैंने पहुंचा दिए आप तक, वो आपको क्रैम करने हैं। सो अब मेरे पास जब ओसाजोन खत्म हुआ तो एक और इंटरेस्ट का रिएक्शन मेरे पास आता है, रीअरेंजमेंट। ये मेरे को क्यों चाहिए था? एक क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने आने नहीं दिया लास्ट क्लास में, मेरे ज़बान पे आया भी था, बट मैंने उसको कवर अप करके रोक लिया था, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं इसका जवाब दे नहीं सकती थी। मैंने आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाया था, और मैंने ये कहा था जिसमें भी एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप, हर वो चीज़ जिसमें एल्डिहाइड है वो टोलेंस टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता। आप जब चैप्टर बचा एल्डिहाइड कीटोन, उसमें पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। टोलेंस ला दो, फेलिंग्स ला दो, बेनेडिक्ट्स ला दो, तीनों टेस्ट एक साथ आएंगे। ये तीनों में से कुछ भी ला दो, सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। फिर ग्लूकोज पे टेस्ट एप्लीकेबल किया हमने और सारा काम चला दिया। लेकिन मैंने आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के वक्त किसी तरह से ये बात कवर अप करी थी, फ्रक्टोज भी टोलन टेस्ट देता है, राइट? जबकि फ्रक्टोज में कीटोन है। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रखा होता था, आपने मेरे को लास्ट क्लास में पकड़ लेना था इस बात पे, फिर भी मैं बचती उससे कि मैं भी बता नहीं सकती। यूजुअली क्या, हमेशा कीटोन्स नहीं देते, लेकिन फ्रक्टोज क्यों दे रहा था आपका टोलेंस टेस्ट? लास्ट क्लास याद करिए तो मैंने कहा था जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, उस शुगर को आप रिड्यूसिंग शुगर डिक्लेयर करते हो। तो वहाँ पर ये बात खटकी थी, शायद किसी को खटकी हो, आंसर आज ही आता। अब मैं आपके सामने एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मोनोसैकेराइड्स बता रही हूँ, जो मेरे सबसे उस खराब सवाल का जवाब देगा, और ये पूरा एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं नीट में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए, जेई में तो आ ही रहा है, कि जब हम आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पूरा डिटेल दे रहे हैं, टोलेंस टेस्ट का पूरा डिटेल दे रहे हैं, एक और चैप्टर में फेलिंग, बेनेडिक्ट, सारे टेस्ट का डिटेल दे रहे हैं, तो दो बातों को लिंक तो किया ही जा सकता है। क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, भाई कीटोन टोलेंस नहीं देता, तुम्हारा फ्रक्टोज टोलेंस क्यों दे रहा है? तो उसका जवाब ढूंढने के लिए मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक रीअरेंजमेंट देखना है। अगर आपने
मैंने ग्लूकोज लिया, मैं कोई भी मोनोसैकेराइड ले सकती थी, बट मेरा सिलेबस ग्लूकोज कह रहा है। ग्लूकोज को अगर मैं एल्कली की प्रेजेंस दूं, टॉटोमेराइजेशन, एसिड या एल्कली दोनों में से किसी भी एक की प्रेजेंस में हो सकता है। तो मैंने अगर इसको एल्कली की प्रेजेंस दी, तो एल्कली यानी NaOH की प्रेजेंस में इसमें इनोलाइजेशन होता है। रिमेंबर इनोलाइजेशन क्या है? 1,3 माइग्रेशन। पाई बॉन्ड जो है वो इधर आएगा और ये H जो है इधर जाएगा। 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड, दैट इज इनोलाइजेशन, दैट इज कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होना, अगर आप देख सकें तो इसमें अगर आप देखो तो ये मैंने OH बना दिया, डबल बॉन्ड इधर आ गया होगा बच्चों, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये रहा, और ये COH अब मैंने H उधर भेज दिया, तो अंडरस्टूड है वो H खाली खाली लगने की वजह से कहीं आप H बना ना दें, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी हो गई। ये क्या बना मेरे पास? इन और ओल, दिस इज इनोल। इस इनोल फॉर्म के पास अगेन आप जानते हैं इनोल फॉर्म इज नॉट वेरी स्टेबल, मुश्किल से 1 या 2%, ये या तो वापस जाएगी, चांसेस पूरे हैं, मतलब 90% तो इसे वापस ही जाना है, लेकिन इसका कुछ अमाउंट जब वापस जा रहा होगा, थोड़ा ध्यान अब मुझे चाहिए आपका, जब ये वापस लौट रहा होगा, वापस लौटते में आप सोचो ये H लौटाया जा रहा है, राइट ये कहीं कार्बन नंबर 2, 3 मत समझ लेना बच्चों, इसलिए अलग रंग से लिखा है कि वो मैंने इनोलाइजेशन के लिए बताया। ये वाले जो H और OH हैं, इसमें अगर अब आप देखो वापस लौटते में एक फ्रीडम आ गई मेरे पास, वापस लौटते में जो OH लगेगा, अब ये डबल बॉन्ड था, इसमें तो कोई कैरियलिटी नहीं थी, इसमें कोई कैरियलिटी नहीं थी, वापस लौटते में अब मेरे पास फ्रीडम आ गई, ये उल्टा हो सकता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्लेनर होता है, आने वाला कंपाउंड ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, और मेरे पास ये एनोमर नहीं है, एनोमर साइक्लिक स्ट्रक्चर में था और एनोमेरिक कार्बन था C1, एनोमेरिक कार्बन C1 होता था, C1 नहीं है, ये कौन सा कार्बन है? C2, और एनोमर होता था साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो यानी अगर आप जहां से शुरू हुए और जहां खत्म हुए, क्या दोनों एग्जैक्टली सेम थे? नहीं, कार्बन नंबर 2 पे एक H और OH पलट गया बस। अगर कार्बन नंबर 2 पे एक H और OH पलट गया, ये तो उसका दूसरा आइसोमर आ गया, और इसका नाम है मेनोज। वन मोर क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छे से स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी है, ग्लूकोज और मेनोज आर डैश स्टीरियो आइसोमर्स, एनाइंशोमर्स, हाँ या ना? क्या ग्लूकोज और मेनोज मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की? मिरर इमेजेस किधर से दिख रही हैं आपको? एक ही कार्बन पलटा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर तो नहीं पलटा। मतलब जब मैं आपको बताती कि सारे पलट गए तो बोलते ना मिरर इमेज। एग्रीड, मैंने यहां पर वो HOH नहीं खोल के रखा, लेकिन लास्ट क्लास में समझा तो दिया H और OH क्या थे। ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हैं, तो एनाइंशोमेरिज्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अनंत क्या है फिर, ये कौन से आइसोमर्स हैं? ये डायस्टीरियोमर्स। ये और ये कौन? ये ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के हैं आइसोमर्स, बट कौन से वाले आइसोमर्स हैं? दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो जो 16 आइसोमर मैंने आपको चिट्ठी भेजी है ना, उसके अंदर यहां पर ग्लूकोज लिखा है और मेनोज दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए दोनों एनाइंशोमर्स नहीं है। सो 16 डायस्टीरियोमर्स जो बनते हैं उसमें कितने पेयर? 8 पेयर ऑफ एनाइंशोमर्स हैं। उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इस तरह से वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमने सॉल्यूशन में डाला, ग्लूकोज था, जरा से एल्कली ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मेनोज। अब ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट वाइटल फॉर यू। अभी आपके लिए वो काम नहीं करेगा जो ग्लूकोज को करना चाहिए था। सिमिलरली अब सोचिए, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये सब कुछ रीअरेंज होते वक्त इसने अगले के साथ भी कुछ ऐसा कर लेना था और यहां कीटोन आ जाना था। चेक करिए कि कैसे कीटोन कैसे आया होगा। ये डबल बॉन्ड आया इधर, ठीक है, और ये H उसको लौटा दिया और ये कीटोन बन जाता। देख लो एक बार, रीअरेंजमेंट है ये तो। और एल्डिहाइड का क्या बन गया? कीटोन। और देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर उसके बाद मैंने लाके आपको दिया वो क्या बन गया? वो तो फ्रक्टोज बन गया।
दैट इज वाई फ्रक्टोज कैन ऑल्सो गिव यू टोलेंस टेस्ट, क्योंकि तुमने टोलेंस टेस्ट जब पढ़ना है तुमको पता लगेगा एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज कॉल्ड एज टोलेंस। लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था, कुछ देंगे मिक्सचर, उसको टोलेंस बोलते हैं, जिसमें एक चीज होती है AgNO3 और दूसरी चीज होती है NH4OH का सोल्यूशन। NH4OH का मतलब क्या है, तुमने तो फिर बेस डाल दिया, एल्कली डाल दिया, एल्कली डाल दिया तुमने, डाला तो फ्रक्टोज था, पर फ्रक्टोज के पास क्या चाह रहा है, पहले वो इस रास्ते आएगा फिर वो इस रास्ते आएगा, जरा सा ग्लूकोज भी बन गया टोलेंस टेस्ट हो गया। इसीलिए फ्रक्टोज भी टोलेंस टेस्ट देता है, जबकि शर्त होगी ये, कोई कीटोन टोलेंस टेस्ट नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता, बट फ्रक्टोज क्यों दे रहा है आपके सामने आ गया, बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को स्टडी करके समझाने वाले थे लॉबरी डी ब्रायन एकिंस्टन रिएक्शन, उन्हीं के नाम पे रीअरेंजमेंट है, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे, और यही वो वजह है जो वजह मुझे तब देनी है जब मेरे को फ्रक्टोज का टोलेंस बताना है। इसके साथ एक चीज और, मतलब ये फ्रक्टोज पे खत्म नहीं हुआ है, ये फिर आगे चालू है। आप अगर देखें तो फ्रक्टोज पे खत्म नहीं हुआ, अभी कीटोन है तो मैं उसका भी इनोल बनाऊंगी, क्यों, दोनों साइड अल्फा H है मेरे पास। अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या चाहिए होता है, पड़ोसी कार्बन पे एक H ही तो चाहिए होता है इनोलाइजेशन के लिए। अब कीटोन के पास इधर था, इधर भी तो है, ये फिर वहां शुरू, ये एक और दे दिया, मैंने नाम नहीं लिखा इसका, इसका तो लिखना भी नहीं है क्योंकि ये कोई आइसोमर नहीं है, उसका डबल बॉन्ड है, ये तो इनोल फॉर्म है। यानी ऐसे करते 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 आप देखोगे काफी रीअरेंजमेंट हो जाता है। सो पॉइंट इज दिस लॉबरी डी ब्रायन एकिंस्टन रीअरेंजमेंट इज द रीजन व्हाई फ्रक्टोज गिव टोलेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। फ्रक्टोज वो टेस्ट क्यों दे रहा है जो कीटोन को नहीं देने चाहिए, जबकि एल्डिहाइड को देने चाहिए। ये पॉपुलर क्वेश्चंस में मिलेगा, इसीलिए ये रीअरेंजमेंट आपको आना जरूरी था। क्लैरिटी हुई या किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो गया सबको? सो जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए 2 मिनट रुकूंगी मैं, बाकी फिर आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए अब आपको समझ आ जाएगा फ्रक्टोज का कीटोन भी रिस्पॉन्सिबल है उसको रिड्यूसिंग बनाने में। जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं, जो खाली बैठे हैं वो मुझे बताइए, भी टेस्ट दे के हटे हो। चेक माई स्टेटमेंट, ऑल पॉलीसेकेराइड्स विल बी नॉन रिड्यूसिंग। Correct or incorrect? All polysaccharides will be non-reducing. पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, दोनों साइड से लिंकेज चल रही है, ना तो उसका C1 फ्री होने वाला है, और फ्रक्टोज हुआ तो ना उसका C2 फ्री होने वाला है, कोई चांस ही नहीं किसी का फ्री होने का। तो यस, कोई भी पॉलीसेकेराइड का फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होगा, और वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग। ये अभी आगे आने वाला है, जस्ट टू कीप यू पीपल बिजी, सोचा एक पूछ लूँ, जरा दिमाग पे जोर पड़े। सो लॉबरी डी ब्रायन एकिंस्टन रीअरेंजमेंट आपके जेई का हिस्सा तो जरूर है। नीट का पास्ट ईयर में मिले तो मुझे जरूर एनलाइटन करिएगा, इस साल आ जाए तो और जरूर करिएगा, ठीक है, आपके बायो में भी हो सकता है। सो नाउ ये वो चीज़ जो मैं आपको अभी जिस साइड लेके गई, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का सारा डिटेल एक साथ क्लब कर दिया अब मैंने। तो अब अगर आप देखें, अगर कहीं पर भी एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, कीटोन, राइट, बस इससे पहले नहीं बता सकती थी क्योंकि टोलेंस टेस्ट एल्डिहाइड ही देते हैं, लेकिन ये कीटोन आप जानते हैं थोड़ी देर में ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। सो एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे, आप उसको किस में रखोगे, रिड्यूसिंग में। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, ऑफ कोर्स अकेला जब है कोई, उसमें या डेफिनेशन क्या कहती है, मोनोसेकेराइड्स क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन एक तो होना जरूरी है पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ। तो यानी तो तुम जितने मर्जी मोनोसेकेराइड्स ले आओ, सबके सब ये टेस्ट देंगे तो ग्लूकोज के 16 के 16 आइसोमर्स रिड्यूसिंग है, यस, क्योंकि अब मेरे को पता लग गया कीटोन भी रिड्यूसिंग शुगर में आ जाता है। अब इसमें जैसे अब डायसेक्राइड में आई कैन नॉट कमेंट, वो लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी, वो बेसिक एनसीईआरटी है। जैसे कि सुक्रोज था, सुक्रोज रिड्यूसिंग था, नॉन रिड्यूसिंग था, अभी करके ही आए नॉन रिड्यूसिंग, साथ में इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है वो। लास्ट एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप अगर लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है तो उस शुगर को आप रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और अगर
सारे पॉलीसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन हर वक्त लिंकेज में इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली किस में आ गए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत आज के टेस्ट में भी आपने ये चीज़ फेस की होगी, बट इस तरह से नहीं मैं पहले पढ़ा सकती थी क्योंकि मेरे को रीअरेंजमेंट लाना था। जी, बस मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई तो ये भी खटकेगा किसी को कि जब मैंने पॉलीमर बनाया 3000 ग्लूकोज यूनिट जोड़ के, पहली यूनिट और आखिरी यूनिट का तो आप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ तो फ्री मानोगे, सपोज ग्लूकोज ही ले लूँ। एक्चुअली में जब पॉलीमर बनता है ना, तो पॉलीमर चैप्टर हमारे सिलेबस से काट दिया, हर लेवल से काट दिया, जेई से, एडवांस से, आपके स्कूल लेवल से। वहाँ आपको पढ़ाया जाता है पॉलीमराइजेशन जब स्टार्ट होता है ना, इनिशिएट करती है कोई चीज़ उसको, तो जैसे पेरोक्साइड इनिशिएट करता है कुछ पॉलीमराइजेशन, पॉलीइथीन जो रोजमर्रा में पॉलीथिन, प्लास्टिक को पॉलीथिन कहते हैं, आम आदमी ने पॉलीथिन वो कैरी बैग बोल दिया है, बट पॉलीथिन मतलब जो भी आप बकेट, बॉटल, टम्बलर, कोम, ये सारा का सारा पॉलीथिन है। तो इनके स्टार्ट में भी पेरोक्साइड लगा होता है, बंद कर दो मोबाइल को, इनके एंड में भी पेरोक्साइड लगा होता है, तो दोनों साइड का एक एक फंक्शनल ग्रुप ब्लॉक्ड होता है। पॉलीमर का स्टार्ट और एंड अनफॉर्चुनेटली सिलेबस से कट चुका है, इसीलिए जवाब नहीं दे पाऊंगी, बट येस आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि किसी को तो खटकेगा ये, तो स्टार्ट और एंड भूल जाइए, है ही नहीं आपके पास। क्लियर है? कुछ मैकेनिज्म्स होते थे पॉलीमराइजेशन के, उसमें पढ़ा करते थे हम। सो अब आपके पास रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को लेके आई होप पूरी क्लैरिटी आ जाए। पूछेंगे हम इस तरह से नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देके जो एनसीईआरटी में दी है। अब वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको पहचानने पड़ेंगे। आई वोंट गिव यू ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, मैं 4 स्ट्रक्चर दूंगी जिसमें एक अमाइलोपेक्टिन का होगा, एक ग्लाइकोजन का होगा, एक शायद माल्टोज का होगा। आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। पढ़ा तो मैंने दिया पॉलीसेकेराइड किधर जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त ग्लाइकोजन को पहचानना या अमाइलोपेक्टिन को पहचानना इज योर जॉब। किसी भी पॉलीमर पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर में ना एनसीईआरटी ना हमारे नोट्स, जो बुकलेट अब आपको मिल गई है, ऑनलाइन अपलोड होगी, अगली क्लास में मिल जाएगी, किसी में भी मैंने पॉलीमर का स्टार्ट और एंड नहीं दिया है। हमेशा कैसे देते हैं, ऐसे एक ब्रैकेट डाल के, बिकॉज यू डू नॉट नो यहाँ क्या है। 2 साल पहले तक तो वो भी बताते थे क्योंकि अपना चैप्टर होता था। ठीक है, चलेगा? क्लियर हो गया? कोई और डाउट? अच्छा, इसको नोट करना है, ओके। मेरे साथ साथ ही कर लो, मैं बहुत स्लो और इतनी थ्योरी गा गा के बोल रही हूँ ना कि मेरे साथ साथ करो, या घर जाके नोट्स बनाओ, इसको समझो, क्योंकि इसके नोट्स तो बहुत टाइम लेंगे। आगे की 3 स्लाइड्स जो टेस्ट या जो भी आने वाला है, मेरा सजेशन है मेरे से समझ लेना, क्लास एंड के बाद रुक के नोट कर लेना या घर जाके नोट करना। थोड़े बड़े बड़े टेस्ट हैं, आप उन्हें रिंग्स में फंसे रह जाएंगे, टेस्ट याद नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि नोट करके भी याद तो नहीं होने, मल्टीपल बार उसको नोट करना, देखना, रटना पड़ेगा, तब याद होंगे। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शंस तो खत्म हुए शुगर्स के, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर आया, क्या मैं पहचान सकती हूँ ये ग्लूकोज है, पहले वो देखो। आप जानते हैं 6 मेंबर्ड रिंग प्लेनर नहीं होती, 6 मेंबर्ड रिंग वो तो कॉपी में हम टाइम, एनर्जी सब बचाने के लिए ऐसे करते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग का यूजुअली बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म चलता था, राइट। तो ये मैंने आपके सामने चेयर फॉर्म बनाया, ये मैंने इस बोट फॉर्म बना दिया। तो इस तरह से अनन्या यही रहना है, कहीं इधर उधर लॉस्ट नहीं होना, आप उधर नहीं देख सकते। इफ़ यू आर प्रेजेंट इन माई क्लास यू हैव टू सी हेयर। और नहीं पढ़ना है जेई लेवल का, उस रूम में प्रोटीन्स चल रहा है, जाके वो लगा सकते हो। एनी क्लासरूम यू हैव टू बी अटेंटिव। बहुत देर से मैं देख रही हूँ। सो ये आपके सामने चेयर फॉर्म है, चेक। चेयर फॉर्म में 6 कार्बन, 1 ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन फिक्स्ड वो रहा। ये है वो पहला कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन था, H या OH राइट और लेफ्ट के हिसाब से आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अल्फा और बीटा के उसमें नहीं पढ़ रही, मैं आपको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्चुअल प्रेजेंटेशन में दे रही हूँ। तो जब उस एक्चुअल प्रेजेंटेशन में मैंने दिया तो आप H और OH ऊपर और नीचे के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और समझते हैं। कार्बन नंबर 2 OH कहाँ होता था, नीचे के ऊपर? ध्यान दे लीजिएगा, एक बार सोच लीजिएगा। कार्बन नंबर 2 पे अभी टेस्ट है तो शायद टेस्ट दिया है तो शायद याद हो, नीचे होता था। तो अगर नीचे होता था उस हिसाब से
यहां पे तुमने H नीचे बनाना है कि ऊपर, अकॉर्डिंग टू अल्फा और बीटा। खुद सोच लेंगे, मैं सिर्फ ये भी कि कहीं भी H और OH दिया जा सकता है, आप पहचान लोगे। ऊपर H हुआ तो बीटा है, नीचे H हुआ तो अल्फा है, वो अब आपका हेडेक होगा। बाकी सारे मैंने, ये देखिए फ्लैग पोल, ये मैंने फ्लैग पोल की तरह लगाया, इसका तो फिक्स होता है। बाकी सबको मैंने इस तरह से लगाया, ऑल कार्बन्स विद ईच अदर आर स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। सारे कार्बन एक दूसरे के साथ स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में हैं। अब अगर मैंने इसका पेंटा एसीटेट बनाया और आपको छाप के दे दिया, तो सारे OH की जगह एसीटेट ही तो लिखना है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर OAC मिल जाएगा लिखा हुआ, है तो ग्लूकोज ही, न्यूक्लियस तो सेम है। तो जहां जहां मैंने OH लिखा है वहां मैं OAC लिख दूंगी, आ गया पेंटा एसीटेट। सबसे खतरनाक मेरे को पेंटा एसीटेट ही तो मिला। कुछ भी मेरे को करना है इसकी जगह, मैं बस जो भी रिएक्शन आपके पास आए, यहाँ पर कुछ बदल दूंगी तो उससे कोई ग्लूकोज के मेन न्यूक्लियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्लूकोज के स्केलेटन स्ट्रक्चर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो आपके पास आपकी कॉपी में बार बार आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए फॉर ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब इसके बाद में आ जाती हूँ लास्ट दो चीज़ों पे, एक तो इसके टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट और म्यूटा रोटेशन। शायद टेस्ट में भी आज किसी उसमें म्यूटा रोटेशन आपको रिसीव हो। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, बहुत इजी फिनोमिना है। मान लीजिए आप ग्लूकोज की सोल्यूशन एक ग्लूकोज आप लेके आए, या तो वो अल्फा होगा या बीटा होगा, कोई एक फॉर्म होगी। आप अपनी तरफ से प्योर अल्फा बना के लाए, मतलब किसी ने आपको दिया, आपने बनाई उसकी सोल्यूशन। आपने जब उसकी सोल्यूशन बनाई, सोल्यूशन बनाते ही अच्छा आपको ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अल्फा ग्लूकोज का रोटेशन ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी 112.2 डिग्रीज, राइट हैंड साइड में ये रोटेशन है। इफ दिस इज द रोटेशन, तो मैं तो एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ, पोलैरीमीटर में डालूंगी इतनी रोटेशन आएगी। लेकिन मैंने बना दी इसकी एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन बनते ही किधर भागेगा, थोड़ी देर बाद, शायद 1 घंटे बाद पूरा इक्विलिब्रियम आएगा। बट स्टार्ट क्या होगा, पहले वो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, फिर ओपन चेन से कुछ इधर, और पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ उधर। यही किया हमने, तो कुछ अल्फा फॉर्म बन जाएगा, कुछ बीटा फॉर्म बन जाएगा। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम क्या पता लगता है, 36% तो अल्फा पड़ा होगा, तुमने चाहे शुरू में 100% अल्फा लिया, और 64% बीटा। बीटा ज्यादा पॉसिबल बन रहा है। इसका मतलब आप इधर से शुरू करो, आप इधर से शुरू करो, आप दोनों ग्लूकोज 50% मिला दो और फिर शुरू करो, तो भी यू टेक एनी अमाउंट। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ के आए आप कोई मर्जी अमाउंट लीजिए, एट द इक्विलिब्रियम अल्फा फॉर्म कितनी मिलेगी, 36%, और बीटा फॉर्म कितनी मिलेगी, 64%। तो रोटेशन कितना आएगा, शुरू में तो मेरे को 112 एक्सपेक्टेड था, तो एवरेज निकाल लूँ इसकी। मैंने आपके कंफर्ट के लिए इधर अपनी तरफ से एवरेज निकाल के भी रखा है। देखिए जब मैंने ये एवरेज निकाली, 36% 112 वाला और 64% 18.7 वाला, वो इतनी ही आई। यानी रोटेशन का 112 से 52 हो जाना या 18 से 52 हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। इनिशियली इफ आई टुक बीटा ग्लूकोज, तो रोटेशन कितनी थी जस्ट स्टार्ट में, 18। आफ्टर सम टाइम कितनी हो गई, 52। दिस इज म्यूटा रोटेशन, दिस फिनोमिना इज म्यूटा रोटेशन। तो अब आपको कहीं थ्योरी में तो म्यूटा रोटेशन लिखना नहीं है। एक जमाने में ये एनसीईआरटी का हिस्सा होता था, इस चैप्टर को भी काफी काटा गया है। लिपिड्स हटा दिए, ग्लिसराइड्स हटा दिए, हार्मोन्स का ठीक ठाक डिटेल था वो हटा दिया। हार्मोन्स का अभी भी डिटेल है, वो आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको पता होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत उसके बारे में बता रखा है। यानी फिनोमिना वेयर स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन of the compound, which compound, aqueous glucose, changes with some time to this 52.5 degree in right hand side. That phenomena is called as muta rotation. अब चाहे आप इधर से शुरू हो, इधर से शुरू हो, तो जो भी ग्लूकोज आपने लिया उसकी एक्सपेक्टेड रोटेशन से रोटेशन का चेंज हो जाना इज म्यूटा रोटेशन। क्लियर है म्यूटा रोटेशन? इस म्यूटा रोटेशन में कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है, मेनली कार्बन नंबर 1। तो ये एनोमेरिज्म की वजह से हुआ है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लोज चेन अल्फा फॉर्म वाया ओपन चेन किस में कन्वर्ट हो रही है, बीटा फॉर्म, और वाइस वर्सा।
तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर ही था जो म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन कर पाया, ना कि ओपन चेन। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था ओपन चेन स्ट्रक्चर को डिनाई करके क्लोज्ड चेन या रिंग स्ट्रक्चर को फेवर करने में। यहां तक डन। अब पहला टेस्ट आता है शिफ्ट टेस्ट। सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, बेंजल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है। मैंने क्यों बेंजल्डिहाइड अलग लिखा है, आएगा जब एल्डिहाइड तब समझ आ जाएगा कि टोलेंस वोलेंस में ये दगा दे जाता है, नहीं देता। कोई भी एल्डिहाइड उठाइए तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, उसको शिफ्ट रिएजेंट दे दीजिए। शिफ्ट रिएजेंट कलरलेस होता है, उसको कलर बनाने के लिए अभी वो सारी इसकी थ्योरी आएगी कि क्या करता है शिफ्ट रिएजेंट लाई कलरलेस एल्डिहाइड में डाला, और एल्डिहाइड में डालते ही उसका बहुत ब्राइट मजेंटा कलर आ जाता है, विच कन्फर्म्स एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप था। तो आपके कार्बोहाइड्रेट, अब आपको पता है फ्रक्टोज भी दे ही देगा ये टेस्ट, यू नो दैट उसमें एल्डिहाइड आ जाता है। सो इसके बाद अब मेरे पास सबसे बड़ी समस्या आती है, टेस्ट है क्या। तो थोड़ा सा आप लोग इस टेस्ट को ज़रा मेरे साथ ध्यान से देखें, ये मैं क्या लाई हूँ। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए इसके अंदर कि जो मैं लेके आई हूँ ये पूरा कैसे आप रटोगे, मैं आपको अभी थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। डी कलराइज शिफ्ट्स दिखा दूँ पहले आपको, वो शिफ्ट बेस या वो शिफ्ट रीएजेंट जो कि कलर नहीं रखता है, जिसका कोई रंग नहीं होता। पहले तो उसे देखिए क्या है, जरा आंखों में घुसाइए है क्या चीज, बड़ा क्लियरली समझ आएगी आपको। ज्विटर आयन है ये, जस्ट चेक। तो इनके बीच तो ज्विटर आयन है, बाकी हैं 2 NH हैं, बट कुछ ऐसा होता है डी कलराइज शिफ्ट बेस, इसको फिर किसी चीज के साथ मिला दिया जाता है ताकि ये बाद में जो कलर दिखाए वो बहुत ब्राइट दिखाए एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके। तो इसको हम यूजुअली सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्ट कराते हैं। सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी काबू में आ जाएंगे, और ये भी, इन सब में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अब मैं आपको शिफ्ट रिएजेंट दिखा रही हूं। दिस इज शिफ्ट रिएजेंट। अगर आप इसमें देखिए तो फर्क कितना है, सिर्फ वो जो NH2 थे ना, उसका सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और जो NH2+ भी था ना, NH3+, उसके साथ भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा है। बाकी सब सेम, और एक ही और आ गया। ये था पहले भी, ज्विटर आयन में बिजी था। तो बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड भी दिया गया, दिख ही रहा है हमको। तो उस हिसाब से ये मेरे पास रेडी टू रिएक्ट शिफ्ट रिएजेंट है। दिस इज रेडी टू रिएक्ट शिफ्ट रिएजेंट। अब मैं इसको क्या दे रही हूं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के दिए, एक करके रिएक्ट करेंगे। मैं आपको एक दिखा रही हूं, दूसरा और तीसरा बना तो रखा है लेकिन कॉपी सेम। तो मैं आपको पहले इसके साथ एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करके दिखा रही हूं, जस्ट चेक। एल्डिहाइड में क्या है, पाई बॉन्ड जो टूटने को तैयार है, किस पे जाएगा, नेगेटिव इस पे, पॉजिटिव इस पे। ये पॉजिटिव इस सल्फर के साथ, लोन पेयर होते हैं सल्फर के पास, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये उसके पास अटैक करेगा। और कुछ इस तरह से ये डबल बॉन्ड खुला, यहां पर जो H था वो इसके साथ लगा, एंड दिस RC डबल बॉन्ड O with its H get inserted over here। सब कुछ सेम इधर भी, यहां पर भी अगर मैं देखूं तो यही हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल। ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल भी मैंने यहां सेट कर दिया। ये तीनों मॉलिक्यूल जब सेट हुए, साथ के साथ एक चेंज और हुआ, डबल बॉन्ड इधर इंट्रोड्यूस हुआ, ये उधर शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस। ये अगर आप ध्यान से देखें, कॉन्जुगेशन इतना एक्सटेंडेड आया है, मेरे साथ देखिएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इसके बाद अगर मैं देखूं इस डबल के साथ भी यही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए इसके। बनाने नहीं है आपको, ये आपके लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है, डोंट ट्राई। 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कितना लंबा कॉन्जुगेशन था। जितना कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा उतने कलर्स फास्ट। ये जितनी भी डाइज हैं, सारी डाइज में एक ही कॉमन चीज है, कम से कम 7, 8, 9 एटम्स तक तो कॉन्जुगेशन जा रहा है। तो फास्ट कलर्स जो आपको दिखते हैं, जो यूजुअली, चाहे वो हेयर डाई है, चाहे वो क्लोथ्स के लिए डाई है, उसमें कॉन्जुगेशन बहुत तगड़ी होती है। तो इतना बड़ा जो कॉन्जुगेशन मिला मेरे को, हाईली कॉन्जुगेटेड मजेंटा कलर दिया शिफ्ट्स ने। ये था आपका शिफ्ट टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन शो करता है। इससे आपको ये तो दिख गया होगा, ये ठीक ठाक रटने वाला रिएक्शन है
कि आपको इसमें एक एक चीज क्रैम ही करनी है, बट उससे आपको एक एडवांटेज है यहाँ पर, जब आप इस तरह से शिफ्ट को याद करेंगे ना फिर मुश्किल नहीं होगा। जब आप इस तरह से याद करेंगे, यहाँ एक एल्डिहाइड यहाँ एक एल्डिहाइड फिट होना है, यहाँ एक एल्डिहाइड फिट होना है, और यहाँ एक एल्डिहाइड फिट होना है, उससे कॉन्जुगेशन ब्रेक होना है, यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल और यहाँ डबल, कलर आ गया। आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको पहचानना है अगर सामने कुछ आए ऐसा तो। ये था शिफ्ट टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। लास्ट टेस्ट जो आपके सिलेबस में एक और है, शायद आपने कहीं सुना हो, मॉलिश टेस्ट, शायद कभी किसी छोटी क्लास में कभी बताया गया हो। तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये वाला टेस्ट इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से है। कोई और स्टार्च वगैरह का टेस्ट बताते हैं छोटी क्लासेस में? कुछ तो बताते हैं, आजकल बड़ा चल रहा है, पनीर असली के नकली ढूंढ रहे हैं लोग। आयोडीन, राइट, वो क्या है टेस्ट? स्टार्च अगर है तो उससे कौन सा कलर आता है आयोडीन के साथ रिएक्ट करा के? पर्पल या ब्लैक। पर्पल और ब्लैक के बीच डार्क पर्पल मिलता है। एक्चुअली आना तो देखो आइडियली पर्पल चाहिए, बट आपको जो रिएजेंट मिलते हैं ना वो इतने पुराने होते हैं कि वो एक्चुअल कलर वो नहीं दे पाते, सारे रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होते आपके पास। तो एक वो टेस्ट मैं एज्यूम कर रही हूँ हमें आता है, मुझे नहीं बताना है वो टेस्ट आयोडीन वाला, राइट। लास्ट टेस्ट है आपके पास मॉलिश टेस्ट। ये दिख रहा है ग्लूकोज, फिर से देख लो एक बार, वही चेयर फॉर्म बनाइए। उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी सी बनाई थी, इसमें थोड़ी छोटी छोटी सी बना दी कि आसान लगने लग जाए बच्चों को। तो अल्फा हो या बीटा हो, मैंने ये उसके लिए बनाया, HOH कहीं मर्जी बना दीजिए। आप अगर इसको एसिड देंगे, इतने अल्कोहल है, एसिडिक डिहाइड्रेशन, रिमेंबर एसिड देंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो वो 413 और 443 केल्विन ईथर बनता है। एल्डिहाइड क्या बनता है देखते हैं, कीटोन। आपने जब जब इसको एसिड देना है डिहाइड्रेशन होना है। देखिएगा क्या बना डिहाइड्रेशन से, कुछ अलग ही कहानी बन गई। बट हाँ, अगर प्राइमरी अल्कोहल कहीं था तो उसका तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एल्डिहाइड बना। बट इसमें अगर आप देखिए तो रिंग टूटा है, राइट। यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग था, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। सो सल्फ्यूरिक एसिड देने की, या कोई भी HCl सल्फ्यूरिक एसिड देने की वजह से ग्लूकोज इस स्ट्रक्चर में बदला, जिसको शॉर्ट में आप फरफ्यूरल देखेंगे। ये नाम बहुत कॉमन मिलेगा आपको, मॉलिश टेस्ट मतलब फरफ्यूरल। इट्स नॉट कंप्लीट नेम, इट इज 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, क्योंकि फ्यूरैन, पायरेनोज, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं हेट्रोसाइक्लिक के हैं, तो इसका फरफ्यूरल है, इसीलिए इसको फरफ्यूरल बोल दिया। सो अब आपके पास एक ये ऐसा कुछ बना, ये किसका बना? ग्लूकोज का, डिहाइड्रेशन पे। जब आपने ग्लूकोज को डिहाइड्रेट किया, उससे ऑटोमेटिकली फरफ्यूरल बना। नाउ यू गिव हाईली कॉन्जुगेटेड फिनोल्स। इट कैन बी हाईली कॉन्जुगेटेड, क्यों? मुझे बहुत फास्ट और कंफर्मेटरी कलर चाहिए। आप अल्फा नेफ्थॉल, ये है अल्फा नेफ्थॉल, रिसोर्सिनोल आप जानते हैं, तो आप अल्फा नेफ्थॉल दो, रिसोर्सिनोल दो, या कोई और हाईली कॉन्जुगेटेड फिनोल दे दो, उससे पर्पल या पिंक कलर आ जाता है। अब वो पर्पल या पिंक कलर अगेन समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, कराने की कोशिश करूं क्या हुआ है। ये C डबल बॉन्ड O तोड़ दो। जब C डबल बॉन्ड O तोड़ दोगे तो 2 बॉन्ड खुल जाएंगे। मैंने यही किया यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O जो तोड़ा, ये रहा उसका C, ये दोनों बॉन्ड खोल दिए। इधर भी नेफ्थॉल टांग दिया, इधर भी नेफ्थॉल टांग दिया। बस देख लेना पैरा पोजीशन से टांगा है, क्योंकि OH इज पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो सिर्फ C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड खोला और 2 नेफ्थॉल मॉलिक्यूल टांग दिए। अगेन मेरे को ठीक ठाक कॉन्जुगेशन मिला, बट फिर भी एसिड, अभी कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये रिंग्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखो कॉन्जुगेशन, बीच में एक डबल बॉन्ड चाहिए मेरे को कॉन्जुगेशन कनेक्ट करने के लिए। इस रिंग का पाई बॉन्ड इस रिंग के पाई बॉन्ड से 2 सिंगल बॉन्ड से दूर है, तो वो मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। अब मैं फिर डिहाइड्रेशन करवाऊंगी। डिहाइड्रेशन करवाने की वजह से किसी एक रिंग के पाई बॉन्ड में क्या डिस्ट्रैक्शन आया देखिए, एंड इट बॉट मी द कॉन्जुगेशन, ऑल कॉन्जुगेशन। आई गेट पर्पल और पिंक, वेरी फास्ट कलर, दैट इज वाई वी यूज इट एज टेस्ट। चैप्टर अमीन्स में आप पढ़ने वाले हैं डाई टेस्ट, डाई टेस्ट करके आएगा, क्योंकि उसमें इतना कॉन्जुगेशन हो तो डाई है जी। तो ये सारी की सारी एक तरह से डाइज बन के आ रही है। यहाँ आपका एक्स्ट्रा एज खत्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ये